हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आपका दोस्त आज सीनियर क्लास का नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की है क्या? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर किसी सब्सटेंसेस में प्रेजेंट स्टेबल चार्ज की प्रॉपर्टी और उसकी इंटरेक्शन को पढ़ा जाता है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु में उपस्थित स्थिर आवेश के गुण व उसकी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे माइक्रोफोन, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्मोग्राफ। स्थिर विद्युत जनित्र, माइक्रोफोन, स्थिर विद्युत भूकंप लेखी और स्थिर विद्युत स्मृति। तो यह हुआ स्थिर विद्युत की क्या है। अब स्थिर विद्युत की पूरी केवल और केवल एक पर आधारित है, और वो है आवेश। आवेश क्या है? हमने 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक आवेश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो क्या आप आवेश को जानते हैं? आज हमें आवेश को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं आपको केवल और केवल 10 सेकंड दूंगा, और वो है आवेश क्या है। सोचिए। आपने सोच लिया होगा आवेश क्या है। अब हम बात करते हैं कि आपने क्या सोचा था। आवेश के बारे में आपने सोचा होगा कि ये जब किसी वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण हो जाता है तो हम कहते हैं वो वस्तु आवेश है। या कुछ ने सोचा होगा कि आवेश में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं तो वह आवेश है। या फिर आपने सोचा होगा कि किसी चालक के या कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो आवेश कहलाता है। या यह सोचा होगा कि किसी भी चालक के अंदर, पदार्थ के अंदर विद्युत उत्पन्न होती है या विद्युत धारा बहती है, वो आवेश कहलाता है। इस तरीके के बहुत सारे आपके दिमाग में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार आएंगे। लेकिन अब बात यह है, हमारा प्रश्न था आवेश क्या है। आकर्षण और प्रतिकर्षण मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम चार्ज कहेंगे। ये चार्ज है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, गुण है, विशेषता है। ऐसी चालक के कंडक्टर के चारों ओर सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज है या चार्ज की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खुद में चार्ज है? चार्ज तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी आती है, मतलब वो प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहेंगे, प्रॉपर्टी अपने आप में। इसी तरीके से ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये चार्ज से ही बनती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनती है। हमारा क्वेश्चन वहीं का वहीं रहा, चार्ज है क्या। हमने ये सारी की सारी चार्ज की प्रॉपर्टी बताई है, ना कि हमने चार्ज को बताया है। तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं जिस पर हमें विचार करना होगा, और वो है कि हवा क्या है। हवा, चार्ज और एयर, इन दोनों में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये दोनों दिखाई नहीं देते, महसूस किए जाते हैं।
हम इन्हें फील करते हैं, परंतु बताने में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परंतु दिखाई नहीं देती। हवा कभी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, परंतु महसूस पूरी होती है। चार्ज कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली रूप से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हवा को परिभाषित करेंगे। हमें हवा को डिफाइन करना है, इसे परिभाषित करना है। इसको परिभाषित करने के लिए मैं चाहूंगा आप इसकी भाषा बनाएं। देखते हैं 10 सेकंड में कितने लोग इसकी भाषा बना सकते हैं। देखिए, आपने हवा के बारे में विचार कर लिया होगा, तो अब हम हवा को डिफाइन करने जा रहे हैं। हवा, अगर हम पंखे के नीचे पहुंच जाते हैं तो पंखे के नीचे हमारे बाल हिलते हैं। बाल हिलने पर हम कह सकते हैं ये हवा के कारण हिल रहे हैं। अगर हम किसी झंडे की बात करें, तो वह हवा के कारण फहराता है। इसी तरीके से अगर हम कुछ कागज के टुकड़ों को हवा में फेंकें तो हवा के प्रवाह से वो उड़ेंगे। अब बात यह आती है कि चाहे हम मिट्टी की बात करें, चाहे हम झंडे की बात करें, मिट्टी को जब गिरते हैं तो हवा की दिशा में बहती है, उड़ती है। तो यहां पर मिट्टी का उड़ना हवा नहीं है, मिट्टी अपने आप में हवा नहीं है। तो हवा क्या है? हवा वह कारण है जिसके कारण से मिट्टी उड़ती है, तो उस कारण को हम हवा कहते हैं। इसी तरीके से यहां पर हवा क्या है? झंडा जिस कारण से फहराता है उस कारण को हम हवा कहते हैं। हवा और आवेश का रिलेशन हमने बताया था। हवा आपको पता लग गई। आवेश क्या है? अब हम बात करेंगे आवेश की। जैसे हवा नहीं दिखती है वैसे आवेश नहीं दिखता है। जब आवेश भी नहीं दिखता है तो इसे प्रैक्टिकली रूप से प्रूव किया जा सकता है, और ये अनुभव पर आधारित है, यानी कि आनुभाविक प्रक्रिया आवेश है। तो अब आवेश को डिफाइन करना है। आवेश क्या है? आवेश को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं में घर्षण करते हैं तो घर्षण के बाद वस्तु में एक विशेषता उत्पन्न हो जाती है या गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। इस गुण को ही वस्तु में उत्पन्न इस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। ये गुण या विशेषता ही आवेश कहलाती है। आवेश दो प्रकार का होता है, हम जानते हैं। आवेश मतलब चार्ज दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब इन चार्ज का जो नॉमिनेशन है, इनका जो नामकरण है, इस नामकरण को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस का नामकरण किया था। अब ये किस तरीके से किया था और आवेश को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? तो आवेश तीन प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है।
सबसे पहले घर्षण के द्वारा, दूसरा चालन के द्वारा, तीसरा प्रेरण के द्वारा। घर्षण के द्वारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था। तो अब हम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस तरह से आवेश को डिफाइन किया था, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चार्ज, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन इनके द्वारा डिफाइन करेंगे और हम ले रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रयोग घर्षण द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कांच की छड़ को लिया, ग्लास रॉड, और दूसरा सिल्क का क्लॉथ लिया, सिल्क का कपड़ा मतलब रेशम का कपड़ा। रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को, ग्लास रॉड को रगड़कर एक धागे की सहायता से लटका दिया। उसी प्रकार के ग्लास की दूसरी रॉड ली और उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकी हुई छड़ के पास लेकर आते हैं। अब बात यह आती है कि दोनों ही एक ही प्रकार के ग्लास रॉड है और उनको एक ही तरह के सिल्क के कपड़े से रगड़ा है, तो इन दोनों के अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो भी प्रॉपर्टी आती है, वो इक्वल होगी, इक्वल प्रॉपर्टी होगी, समान गुण उत्पन्न होंगे। जब इसे लटकी हुई छड़ के पास लेकर आते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। ठीक इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरी चीज में एबोनाइट की छड़ को लिया, एबोनाइट की छड़ को कैट स्किन से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इसे लटका दिया। इसी प्रकार की दूसरी एबोनाइट की छड़ को लिया, उसे कैट स्किन से, बिल्ली की खाल से रगड़कर लटकी हुई छड़ के पास लेकर आती हैं। दोनों ही एबोनाइट सेम है, दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ा है, तो इनके अंदर भी समान गुण उत्पन्न होते हैं। पास में लाने पर ये एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। कांच में और एबोनाइट में एक जैसी घटना होती है, तो इस तरह से पता लगता है कि जो कांच में गुण उत्पन्न हुए वैसे के वैसे एबोनाइट में होने चाहिए। इसको चेक करने के लिए फिर प्रयोग किया। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ के लटका दिया। दूसरी एबोनाइट की छड़ को कैट स्किन से रगड़कर कांच की छड़ के पास लेकर आए, तो पहले के बिल्कुल विपरीत घटना हुई। ये समीप आ गए, पहले दूर जा रहे थे, अब समीप आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि कांच की छड़ में और एबोनाइट की छड़ में जो भी प्रॉपर्टी थी वो असमान थी, अनइक्वल प्रॉपर्टीज थी, असमान गुण उत्पन्न हो गए। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि कांच में अलग है और एबोनाइट में अलग गुण उत्पन्न होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे अलग अलग चीजें लेकर प्रयोग किए, लेकिन हर बार एक चीज पता लगी कि जब समान गुण होते हैं तो ये दूर हटते हैं, मतलब प्रतिकर्षित होते हैं, और जब असमान गुण उत्पन्न होते हैं तो ये समीप आते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं। ये दो तरीके से गुण उत्पन्न हुए। अब बात यह आई कि ये तो क्लियर हो गया कि ये समान और असमान गुण उत्पन्न हुए। अब बात यह आई कि इनको डिफाइन किस तरीके से किया जाए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके लिए इनका नाम करने की सोची, और नाम के लिए मैं आपको बताता हूं कि नाम की भी एक अलग से थ्योरी है। नाम की थ्योरी क्या है? नाम की थ्योरी यह है कि हमारे मोहल्ले में एक परिवार में 4-5 बच्चे थे। सबसे छोटे बच्चे का नाम उन्होंने रखा चूजा। अब पूरे मोहल्ले में वो चूजा नाम से विख्यात हो गया, सब प्यार से चूजा कहते थे।
स्कूल में भी नाम प्यार वाला चूजा रख दिया गया। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसे अपने नाम का मतलब पता लगा, उसे अपने नाम से थोड़ी सी एलर्जी हुई कि नहीं जी ये बात सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। बड़े होते होते उसे अपना नाम थोड़ा सा गड़बड़ लगा। अब नाम वो बदल नहीं सकता, क्योंकि नाम आइडेंटिटी है। जीते जी वो नाम रहता है और मरने के बाद भी वही आइडेंटिटी हमारे साथ बनी रहती है। इसे हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते। तो आगे बढ़कर वो अपना एब्रीवेशन बना देता है। सी कुमार, चूजा कुमार की जगह सी कुमार कर देता है। आवेश में ये नाम वाली थ्योरी कहां से आई? भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन को नाम रखना था, और नाम की विशेषता होती है वो एक आसपास के एनवायरनमेंट के अनुसार होता है। जैसे कोई भी समुदाय है, उसके नाम से हम बता सकते हैं ये किस समुदाय से कनेक्टेड रखता है, कनेक्शन है। अब यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन पूरी तरह से साइंटिफिक रूप से साइंस से जुड़ा हुआ था, तो उसके नाम भी साइंस से संबंधित ही आने हैं। अब उसने इसका नाम सोचा। मैंने ये थ्योरी इसलिए बताई कि जो नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रख दिए थे वो नाम ही आज तक हम ले रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, भले ही हमारे प्रॉफिट में है या नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो नाम दिए हैं उसके अनुसार थ्योरी को समझने में परेशानी होती है, तो उस समय एक वर्ड लिख दिया जाता है किताबों में कि परंपरा के अनुसार ऐसा होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम है। तो हमें यही काम करना होगा। इस बात के लिए परंपरा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब नाम रखने की सोची तो उस समय उसके हाथ में ग्लास की रॉड थी, कांच की छड़ थी। तो उसने सबसे पहले कांच की छड़ को नाम दे दिया पॉजिटिव, और बचा हुआ दूसरा एबोनाइट, तो एबोनाइट की छड़ को नाम दे दिया नेगेटिव। ग्लास को पॉजिटिव कहा, एबोनाइट को नेगेटिव कहा। तो यहां पर जो कांच की छड़ है वो पॉजिटिव हो गई, और एबोनाइट की छड़ इसको नेगेटिव कह दिया। लेकिन हमारे पास चार अवयव थे। चार कौन कौन से? ग्लास और एबोनाइट तो सामने काम कर रहे थे। रगड़ने के लिए हमने सिल्क और कैट स्किन ली थी, रेशम और बिल्ली की खाल। तो अब बात यह आई कि सिल्क पर कौन सा चार्ज होगा और बिल्ली की खाल पर कौन सा चार्ज होगा। इसके लिए दोबारा प्रयोग किया गया। प्रयोग में रेशम से रगड़ने के बाद कांच की छड़ को लटका दिया गया। कांच की छड़ को लटकाया, कांच को पॉजिटिव मानते हैं, और उसके बाद रगड़ी हुई रेशम की कपड़े को कांच की छड़ के पास लेकर आए, तो पता चला ये समीप आ गए। हमें मालूम है कि समान गुण प्रतिकर्षित करते हैं, असमान गुण आकर्षित करते हैं। समीप आना मतलब आकर्षण, मतलब असमान गुण है। असमान गुण है तो जब ये पॉजिटिव है तो दूसरा हमने क्या लिया है? नेगेटिव, तो रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरा प्रयोग किया जिसके अंदर एबोनाइट की छड़ माइनस है, तो कैट स्किन को यहां पर हमने पॉजिटिव ले लिया। प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव हो गया कि कांच और रेशम दोनों अलग अलग चार्ज होते हैं। तो इस प्रकार हमें केवल दो चार्ज मिल गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस गुण को ही हम चार्ज कह देते हैं। यह गुण ही क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। हमने अब कांच को सिल्क से रगड़कर लटका दिया। अब इसी तरह से हमने दूसरी कांच की छड़ को लिया जिसे हमने फर यानी कि रोएदार कपड़े से रगड़कर लटकी हुई छड़ के पास लेकर आए। दोनों कांच की छड़ें, लेकिन दोनों को रगड़ने वाले दूसरे अवयव बदल दिए। एक रेशम का कपड़ा, दूसरा रोएदार कपड़ा यानी कि फर। जब हम इन्हें पास में लाते हैं तो पता चलता है कि ये अब समीप आ जाती हैं, समीप आती हैं। समीप का मतलब क्या हुआ? असमान गुण।
असमान गुण का मतलब रेशम को कांच से रगड़ने पर हमने माना है कि कांच पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अब कांच को फर्श से रगड़ेंगे तो असमान गुण उत्पन्न होंगे, मतलब कांच पर नेगेटिव। एक ही प्रकार का पदार्थ है, एक ही प्रकार का कांच है, लेकिन उसके बावजूद भी रगड़ने वाले अवयव बदलने पर प्रकृति बदल गई, और प्रकृति बदलने पर कांच पर विपरीत आवेश आ गया। इसका मतलब जो आवेश है वह घर्षण किए जाने अवयवों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तुओं की प्रकृति पर, यानी कि नेचर पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है। सब्सटेंसेस, जो चार्ज है वो सब्सटेंसेस की नेचर पर डिपेंड करता है, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अब बात यह आती है कि जो सब्सटेंसेस हैं पूरी प्रकृति के अंदर, नेचर में अलग अलग पदार्थ हैं, उन्हें रगड़ते हैं तो रगड़ने पर चार्ज आता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। बात यह है कि चार्ज आएगा कौन सा, पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। हमने बता दिया कि यह नेचर पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। डिसाइड कैसे करेंगे? हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक गुब्बारा लिया, बैलून। इस गुब्बारे को हमने हाथ से रगड़ा, कपड़े से रगड़ा या दीवार से रगड़ा, घर्षण करवाया। रगड़ने पर क्या होगा, ये तीनों ही कंडीशन में चिपक जाता है, मतलब ये आवेशित हो जाता है। अब बात ये है कि ये जो गुब्बारा है इस पर कौन सा आवेश आएगा, ये हम कैसे डिसाइड करें। मूल बात यही है कि गुब्बारे पर आवेश कैसे आएगा। इसको डिसाइड करने के लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ज्ञात अवयव लेते हैं, जैसे हमने ग्लास रॉड ली। ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े से, सिल्क से रगड़ लिया, और सिल्क से रगड़ने के बाद हमने इसे लटकाया तो ग्लास पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसके सामने हम बैलून ले आए, गुब्बारा। दो घटनाएं हो सकती हैं, अगर ये समीप आते हैं, समीप आने पर इसके अंदर असमान गुण उत्पन्न होंगे, और असमान गुण उत्पन्न होने के कारण बैलून पर नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर ये दूर जाता है, दूर जाने पर समान गुण उत्पन्न होंगे, और समान गुण के कारण गुब्बारे में भी पॉजिटिव चार्ज होगा। किसी भी वस्तु पर चार्ज डिफाइन करने का एकमात्र प्रैक्टिकल तरीका है, जिससे हम ये डिफाइन करते हैं किस वस्तु पर कौन सा चार्ज आता है। आज हमने आवेश के नामकरण के बारे में जाना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ये वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। घर्षण के द्वारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया और दो आवेश पॉजिटिव नेगेटिव बताए गए। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि चालन के द्वारा और प्रेरण के द्वारा किस तरह से आवेश उत्पन्न होता है। इससे आगे की जानकारी हम आगे देंगे। समापन से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई आपको बात अच्छी लगती है या आपके कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बनता है, वो कमेंट बॉक्स में आप जाकर मुझे बताएं। धन्यवाद।